गुड मॉर्निंग। हम लोग आज कांग्रेस का सभी प्रश्नों का 30-35 मिनट में रेगुलर रूप से हम लोग रिवीजन करने का प्रयास करते हैं और रिवीजन करने का ही नहीं प्रयास करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से याद करने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। और हम याद करने की कोशिश कीजिए, इससे पहले कि मैं वीडियो में हर बात मैंने पॉइंट ऑफ व्यू से सभी वीडियो में मैंने बताया, 2-3 कांग्रेस का वीडियो मैंने लेकर आया था और उसमें पूरी तरह से हम लोग बेसिकली लेवल से हम लोग जाने थे। और इसमें जो है संगठित एक वीडियो से याद करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस की बात कीजिएगा तो कांग्रेस क्यों लाया गया था। देखिए 1857 के विद्रोह जब चल रहा था तो उस समय देखा गया, एक स्कॉटलैंड के निवासी जो थे, स्कॉटलैंड के निवासी डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम ने यह संगठन तैयारी किया कि आखिर जो है भारतीयों को दुख दर्द करने के लिए एक संगठन लाया जाना चाहिए जो ब्रिटिश सरकार को मात दे और भारतीय लोग को अपने संगठन के माध्यम से कुछ बोलने का अधिकार दे दिया जाए और अधिकार देने के बाद में उसका कुछ विवर्तन निकले, कुछ मान निकले। तो इसी संगठन में एक 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की संघ की एकत्रित करने का प्रयास किया गया, लेकिन पूना के क्षेत्र में किया गया था। पूना यानी कि कांग्रेस का स्थापना से पूर्व इंडियन नेशनल यानी INU इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना करना था, जो कांग्रेस के 1884 ईस्वी में डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम के द्वारा करना होना था। लेकिन पूना के क्षेत्र में प्लेग नामक बीमारी फैल गई थी। जिस तरह से अभी हम लोग कोरोना वायरस से संपीड़ित लोग बैठे हुए हैं घर के अंदर, ठीक उसी तरह से पूना के क्षेत्र में प्लेग नामक बीमारी हो गई थी। तो उस संगठन को वहीं पर रोक दी गई। और ठीक अगले साल बाद 1885 ईस्वी 1885 यानी 1884 के बाद 1885 आता है। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस का अधिवेशन कीजिए या संस्थापक कीजिए या स्थापना कीजिए, बम्बई में किया गया था, गुरु तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था। अगर कांग्रेस की बात कीजिएगा तो कांग्रेस एक अमेरिकी शब्द है, जो अंग्रेजी शब्द, इसका शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने भारत में कांग्रेस शब्द का गढ़ा था, यानी कि भारत में जो कांग्रेस शब्द लाया गया था दादा भाई नौरोजी के ही नेतृत्व में लाया गया था। डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में जो डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम ने स्कॉटलैंड के निवासी हुआ करते थे और ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार का नाम विलियम बेडर वर्न थे। विलियम बेडर वर्न जी जो थे ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार लिखे थे, जीवनीकार। और अगर बात कीजिएगा विलियम वेडर बर्न की बात कीजिएगा तो इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की है, 2 बार। पहला 1889 में और दूसरा 1910 ईस्वी में। इसने बम्बई में 1889 में बम्बई में किया था और 1910 ईस्वी में इलाहाबाद में किया था। हमने बताया कि कांग्रेस का स्थापना किया गया। भाई पता चलता है कि कांग्रेस का जब स्थापना हुआ था तो भारतीय वायसराय तो जो होना था होगा ही होगा। तो उसी कार्यकाल अगर बात करते हैं तो 1880 से 84 ईस्वी के बीच में भारतीय वायसराय डफरिन हुआ करता था। 1884 से 88 के बीच में भारतीय वायसराय डफरिन हुआ करता था। ए.ओ. ह्यूम अपने जीवन काल में कभी भी कांग्रेस का अध्यक्षता नहीं किया। अगर कांग्रेस का अध्यक्षता नहीं किया तो भाई कुछ न कुछ तो कांग्रेस में बात किया ही होगा। तो देखा जाता है कि कांग्रेस में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में सचिव पद पे रहा था, जो 1885 ईस्वी से 1906 ईस्वी तक रहा था। अब तक सबसे लंबा सचिव पद डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था। ठीक इसके बाद 1906 के बाद में जो है एस.एन. बनर्जी हुआ करता था। कहने का मतलब है जब कांग्रेस की स्थापना किया जाना था, कांग्रेस की जब स्थापना कर देनी चाहिए थी, तो
सबसे ज़्यादा योगदान सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था, लेकिन उनका 1876 में इंडियन एसोसिएशन नामक एक संगठन चलाई थी। तो 1885 ईस्वी में कलकत्ता में उनका स्थापना नहीं, अधिवेशन था। तो 1885 ईस्वी में अपना संगठन में बिजी होने के कारण वो कांग्रेस की स्थापना में भाग नहीं ले पाए। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो कांग्रेस में के स्थापना के समय भाग नहीं लिए थे या लिए थे, तो आपको आंसर होना चाहिए नहीं लिए थे, कभी नहीं ली, स्थापना के समय नहीं लिए थे। अब स्थापना के अगर बात कीजिएगा तो 1885 ईस्वी में स्थापना कहिए या अधिवेशन कहिए जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी तो 1885 ईस्वी में बम्बई में किया गया था अधिवेशन, जो 1885 का बम्बई अधिवेशन डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था, जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी अध्यक्षता किए। ठीक इसके पश्चात 1886 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था। 1886 ईस्वी में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता किया गया कांग्रेस का। और अगर बात कीजिएगा 1887 ईस्वी में, तो 1887 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन जो बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया था। बदरुद्दीन तैयब की बात कीजिएगा तो बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष मुस्लिम हुआ करते थे, यानी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस का बदरुद्दीन तैयब जी हुआ था। 1888 ईस्वी में देखिए, जब कांग्रेस के भारतीय वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड डफरिन, तो 1888 में एक कटाक्ष प्राप्त किया जो बोले कि कांग्रेस एक अल्पसंख्यक वयस्क है, कांग्रेस एक अल्पसंख्यक है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में अधिवेशन किया गया जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल, यानी पहले अंग्रेज जो जॉर्ज यूल हुआ। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पहले कांग्रेस का अंग्रेजी अध्यक्ष कौन था, तो जॉर्ज यूल हुआ करता था। हमने अभी बताया कि 1889 ईस्वी में बम्बई अधिवेशन जो विलियम बेडर बर्न ने, हम काफ़ी फास्ट चल रहे हैं क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में सारा का सारा मैंने बताया है, आराम से बताया है मैंने, ये सिर्फ रिवीजन के तौर पर है। 1885 ईस्वी में बम्बई में डब्ल्यू.सी. बनर्जी, 1886 ईस्वी में कोलकाता दादा भाई नौरोजी। कलकत्ता के बाद दादा भाई नौरोजी 3 बार किए थे। 1886 ईस्वी में कलकत्ता किए थे, 1893 ईस्वी में लाहौर किए थे और 1906 ईस्वी में फिर से कलकत्ता किए थे और 1906 ईस्वी में कांग्रेस के लिए स्वराज शब्द को गढ़ा था। 1890 ईस्वी में लाहौर में किए गए थे अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता किए थे और फिरोज शाह मेहता उदारवादी यानी नरम दल के नेता हुआ करता था। 1891 ईस्वी में अगर बात कीजिएगा तो 1891 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन किया गया था, जबकि पी आनंद चार्लू के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। नागपुर की अगर बात कीजिएगा तो 1920 में भी, याद करने का तरीका बता रहे हैं, 1891 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन जो पी आनंद चार्लू के अध्यक्षता में किया गया था और 1920 ईस्वी में एक वार्षिक अधिवेशन हुआ था और एक 1920 ईस्वी में एक विशेष अधिवेशन हुआ था। लेकिन विशेष अधिवेशन के अध्यक्षता लाला लाजपत राय किया था और वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्षता नागपुर में किया गया था जो वीर राघवाचारी ने किया था। 1892 के अधिवेशन इलाहाबाद में किया था और इलाहाबाद किया गया था डब्ल्यू.सी. बनर्जी के तहत किया था। सबसे पहले डब्ल्यू.सी. बनर्जी 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में पहला के क्रमवार रूप से और आठवां यानी पहला जो आठवां किया था, यानी 1892 इलाहाबाद डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक 1893 ईस्वी में लाहौर में किया गया था। हमने अभी बताया कि 1893 ईस्वी में लाहौर में जो दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में किया गया था। 1894 ईस्वी की अगर बात कीजिएगा तो 1894 ईस्वी में मद्रास में किया गया था। मद्रास जो अल्फ्रेड की अध्यक्षता की गई थी। आप सबसे पहले 5 गो को याद कीजिए, 5 गो को। 1885 ईस्वी में बम्बई में किया गया था जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी के नेतृत्व में किया गया था। 1886 ईस्वी में
1893 ईस्वी में और 1906 ईस्वी में। ये तीनों के तीनों दादा भाई नौरोजी किए थे, तीनों किए थे। 1895 ईस्वी में पूना में किया गया था अधिवेशन, और पूना अधिवेशन का अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। 1896 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था। 1896 ईस्वी में 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन किया गया था, जो रहीमतुल्ला सयानी के नेतृत्व में किया गया था। रहीमतुल्ला सयानी के नेतृत्व में किया गया था। रहीमतुल्ला सयानी के नेतृत्व में किया गया था। कहने का मतलब यह है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने किया था, लेकिन पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत क्या चाहिए भैया, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया, जो आनंद मठ से लिया गया है। जो इसका गायक यानी रचयिता की बात कीजिएगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी था। यानी 1896 ईस्वी में इतने अधिवेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात याद कीजिए। सबसे पहले 1885 का बम्बई अधिवेशन WC बनर्जी, 1886 ईस्वी में कोलकाता दादा भाई नौरोजी, 1887 ईस्वी का मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी के नेतृत्व में किया गया था। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल के अध्यक्षता में किया गया था। बस 4 याद करना है। ठीक इसके बाद 1893 का लाहौर अधिवेशन जो दादा भाई नौरोजी ने किया था। फिर आ जाइए 1896 ईस्वी में 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, जो रहीमतुल्ला सयानी के अध्यक्षता में कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया था। और रहीमतुल्ला सयानी से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था, और रविंद्र और उसके बाद इसका रचयिता की बात कीजिएगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया गया था। और वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। अब आइएगा 1902 के 1800 अभी हमने पढ़ा कि 1895 में पूना जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। ठीक 1895 के बाद 1902 में भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। ठीक उसके बाद 1903 में मद्रास अधिवेशन हुआ, जो लाल मोहन घोष के अध्यक्षता किया गया था। देखिए, आपको याद करना ही होगा, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है, आपको याद करना ही होगा। आपको तभी 2-3 क्वेश्चन 1-2 अगर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको फंसा लेना है। अगर आप नहीं याद करते हैं तो आप 1-2 नंबर से आप पीछे हो जाइएगा। आप जानते हैं कि 1 नंबर हमारे कंपटीशन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया जाता है। 1 नंबर आपका अगर कम आ जाता है तो आप 50,000 से नीचे आ गए हैं, अब 1904 ईस्वी में बम्बई अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सर हेनरी कारण के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। अब देखिए 1905 आपको याद होना चाहिए कि जो 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन हुआ था, 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन जो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा में किया गया था, और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु हुआ करते हैं। 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले के अध्यक्षता में कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया था। और 1905 से अगर याद आ जाता है तो 1905 ही में लॉर्ड कर्जनवा के द्वारा बंगाल में विभाजन करने का श्रेय कर दिया था। लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाने लगा था। और 1905 के अगर बात कीजिएगा तो 1905 ईस्वी में भारत सेवक संघ की स्थापना भी किया गया था। अब आ जाइए 1906। हमने अभी बताया कि 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में स्वराज शब्द को गढ़ा था, जो 1906 ईस्वी में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता कर दी गई थी। 1907 ईस्वी में सूरत में अधिवेशन हो रहा था। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से बहुत अच्छा बात कहने होने वाला है। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हो रहा था, तो गरम दल और नरम दल के बीच हो रहा था। गरम दल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष,
बिपिन चंद्र पॉल, ये सब हुआ करता था। और नरम दल के नेता हुआ करता था दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, आपको फिरोज शाह मेहता, एस.एन. बनर्जी, ये सब नरम दल के नेता हुआ करता था। रास बिहारी घोष नरम दल के नेता हुआ करता था। गरम दल के नेता कह रहा था कि हम बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत को बनाएंगे, तो वही नरम दल के नेता कह रहा था कि हम रास बिहारी घोष को बनाएंगे अध्यक्षता। उतने में अंग्रेजी सरकार आई और अंग्रेजी सरकार आते ही समय गरम दल के नेता को बाहर धकेल दिया गया। इस तरह से आपको नरम दल के नेता जो अध्यक्ष हुए रास बिहारी घोष को बना दिया गया। यानी कि कहने का मतलब है कांग्रेस में पहली बार फूट 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में हुआ था। 1907 के सूरत अधिवेशन में नरम और गरम के में पहली बार फूट पड़ गई। 1908 ईस्वी में मद्रास में अधिवेशन हो रहा था, उसकी भी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। और इसी अधिवेशन में सबसे पहले कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण करने की बात कही गई थी। 1909 ईस्वी में जाते हैं। 1909 ईस्वी में एक लाहौर में अधिवेशन हो रहा था, जिसका लाहौर अधिवेशन मदन मोहन मालवीय ने कर रहा था। और उस अधिवेशन में 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के जो एक्ट पारित किए जाने की बात कही गई थी। उसके बाद 1911 ईस्वी में जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कलकत्ता हो रही थी और विशन नारायण दास के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। और 1911 ईस्वी में जन गण मन यानी राष्ट्रीय गान गाया गया। और राष्ट्रीय गान जो गाया था सरला देवी चौधरानी ने गाया था। इसीलिए 1911 के कलकत्ता अधिवेशन जो विशन नारायण दास के अध्यक्षता में किया गया था, इसीलिए महत्वपूर्ण है कि सरला देवी चौधरानी ने जन गण मन यानी राष्ट्रीय गान गाया था। अब बांकीपुर यानी 1912 ईस्वी में बात कीजिएगा तो 1912 ईस्वी में बांकीपुर यानी कांग्रेस के अधिवेशन बिहार में 2 बार हुआ था। पहली बार बांकीपुर 1912 ईस्वी में और 10 जोड़ देते हैं तो 1922 ईस्वी में जो गया अधिवेशन कहलाया। 1912 के अधिवेशन जो बांकीपुर जो आर.एन. माघोलकर के द्वारा नेतृत्व करवा दी गई थी, यानी आर.एन. माघोलकर के द्वारा नेतृत्व करवा दी गई थी। और वही 1922 ईस्वी में गया में करवा दिया गया था। सो C.R. दास यानी चित्तरंजन दास कर रहा था। और 1922 ईस्वी में थोड़ा सा फूट पड़ गई तो C.R. दास ने पद को त्याग दिया। अब पद को त्याग करके स्वराज पार्टी यानी स्वराज दल के स्थापना कर दिया, संगठन बनाया। जो स्वराज दल का नेता C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दिया, जो 1923 ईस्वी में स्थापना किया गया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन, 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अगर बात कीजिएगा, 1916 के लखनऊ अधिवेशन की बात कीजिएगा तो 1916 में लखनऊ में गरम और नरम के दल जो 1908 से किसी कारणवश बाल गंगाधर तिलक जेल में चल गए और जेल में गीता रहस्य का रचना किया। 1914 में बाहर निकले और 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट से मुलाकात हुई और एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने मिलाकर गरम और नरम जो 1907 के सूरत अधिवेशन में फूट पड़ा था, उन दोनों को मिलाने का एकीकरण की बात किया गया। साथ ही में मुस्लिम लीग को एक मंच पर लाया गया। यानी कहने का मतलब है इसी सम्मेलन के दौरान जो है बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन हुआ जो एसी मजूमदार हुआ, जो गरम नरम दल को नेता को मिलाया, एकीकरण किया, जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से मिलाया गया था। साथ ही साथ मुस्लिम लीग को एक मंच पर लाया गया, देखा गया था। देखिए, और दक्षिण अफ्रीका से उसी वक्त 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आए थे और लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे। सबसे प्रथम भाग 1916 के लखनऊ अधिवेशन ही में मिले गए थे। अगर बात कीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने एक स्टेटमेंट दिया कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे।
मोहम्मद अली जिन्ना जो प्रयास से, मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। इस प्रकार इस समझौता के तहत कांग्रेस ने अंग्रेजी सरकार के द्वारा मुसलमानों को दिए जाने वाला पृथक निर्वाचन के अधिकार को मान्यता प्रदान दे दी, यानी स्वीकृति प्रदान दे दी। बदले में मुस्लिम लीग के जो हुआ करते थे उसको कांग्रेस को स्वतंत्रता आंदोलन के साथ देने का बात कहा, यानी आश्वासन दिया कि हम आपके स्वतंत्र होने में आपको साथ देंगे। इसी के तहत एक सरोजनी नायडू हुआ करते थे, श्रीमती सरोजनी नायडू, जो 1925 ईस्वी में कानपुर में अधिवेशन किए थे सरोजनी नायडू, और उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के प्रथम महिला रह चुकी थी। तो सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को एकता यानी कि हिंदू मुस्लिम का एकता राजदूत कहकर पुकारा। वही 1917 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा था, तो डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से हो रहा था, और डॉक्टर एनी बेसेंट जो प्रथम महिला बनी थी 1917 का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, इसमें डॉक्टर एनी बेसेंट जो प्रथम महिला बनी थी। इसके बाद 1919 ईस्वी में जो अमृतसर का अधिवेशन हुआ, जो मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी, और अमृतसर के जो 1919 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन मोतीलाल नेहरू ने अमृतसर में कर रहे थे, तो उसमें बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम अधिवेशन में भाग लिया था, क्योंकि असहयोग आंदोलन जो 1 अगस्त 1920 ईस्वी में पारित हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को मृत्यु हो गई थी। तो 1919 ईस्वी के अमृतसर के अधिवेशन में जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था, अंतिम बार से भाग बाल गंगाधर तिलक ने लिया था। 1920 ईस्वी में बात कीजिएगा तो 1920 ईस्वी में 2 बार अधिवेशन हुआ। एक विशेष अधिवेशन हुआ, जो विशेष अधिवेशन कलकत्ता में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय किया था, और गरम दल के नेता जो लाल बाल पाल घोष हुआ करते थे। तो इस चारों में से सिर्फ लाला लाजपत राय ने विशेष अधिवेशन का कलकत्ता में अध्यक्षता किया गया था, बाद बाकी कोई भी गरम दल के नेता नहीं किया था। ठीक 1920 ईस्वी में हमने अभी बताया था कि नागपुर में किया गया था जो वार्षिक अधिवेशन नागपुर में किया गया था, जो वीर राघवाचारी अध्यक्ष थे। 1921 ईस्वी में जाइएगा तो 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में अध्यक्ष हो रही थी, और उसमें सीआर दास जेल में बंद था, चित्तरंजन दास जेल में बंद था। तो चित्तरंजन दास जेल में बंद होने के कारण अध्यक्ष हकीम अजमल खां को अध्यक्षता किया गया था। कहने का मतलब ये हुआ हो कि 1921 ईस्वी में अहमदाबाद हो रहा था अधिवेशन, तो सीआर दास जेल में बंद था, और सीआर दास जेल में बंद होने के कारण अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने किया था। ठीक, अभी हमने बताया कि 1922 ईस्वी में गया अधिवेशन हो रहा था, जिसका अध्यक्षता एसी सीआर दास कर रहे थे, और सीआर दास के कुछ फूट पड़ गया तो इन्होंने पद को त्याग दिया। पद को त्यागने के बाद में स्वराज पार्टी का दल स्थापना किया 1923 ईस्वी में, जो मोतीलाल नेहरू ने भी शामिल थे। 1923 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के नाकीनाडा अधिवेशन हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद था। मात्र 35 वर्ष के थे, जो सबसे कांग्रेस में युवा अध्यक्ष हुए। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कांग्रेस में सबसे अध्यक्षता जो किए गए हैं, सबसे युवा अध्यक्ष कौन है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि अबुल कलाम आजाद, जो 35 वर्ष की अवस्था ही में 1923 ईस्वी के आंध्र प्रदेश के नाकीनाडा अधिवेशन में शामिल हो गए थे। ठीक 1924 ईस्वी में जाइएगा तो कर्नाटक में अधिवेशन हो रहा था, जो बेलगांव अधिवेशन हो रहा था, और गांधी जी ने अध्यक्षता किया। मात्र अपनी जीवन काल में एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। अभी हमने बताया था 1925 ईस्वी में कि कानपुर अधिवेशन सरोजनी नायडू के नेतृत्व में अध्यक्षता किया गया था, और 1925 ईस्वी में जब कांग्रेस की नेतृत्व यानी अध्यक्षता सरोजनी नायडू कानपुर में कर रहे थे, तो भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष
सरोजिनी नायडू हुए, और यूपी के यानी कि भारत के प्रथम महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू ने ही बनी थी। 1927 ईस्वी में मद्रास में अधिवेशन हो रहा था। 1927 के मद्रास में अधिवेशन जो मोहम्मद अली अंसारी यानी एम.ए. अंसारी के नेतृत्व में अध्यक्षता किया गया था। एम.ए. अंसारी जो 1927 ईस्वी में एक अधिवेशन, इस अधिवेशन में ये पारित किया गया कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव यानी हमें पूर्ण रूप से अब स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। और 1929 ईस्वी में लाहौर में हुआ था, जो जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था। तो कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज बनाया, लक्ष्य पूर्ण राज्य को स्वराज बनाया और घोषणा भी किया कि कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज को बताया और घोषणा ये कर दिया कि अब 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और इस प्रकार 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। सविनय, इस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 से 34 के बीच में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, इसी अधिवेशन में 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। 1929 के अधिवेशन में किया गया था। 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन हो रहा था, जो 1931 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे। और पंजाब के रास्ते से महात्मा गांधी जब आ रहे थे कराची अधिवेशन में शामिल होने, तो उन्हें काला झंडा दिखाया गया, काला झंडा का प्रतीक दिखाया गया। और 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल के द्वारा मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित करवाया गया था। ठीक 1932 ईस्वी में जब अधिवेशन हो रहा था, तो दिल्ली अधिवेशन हो रहा था, और दिल्ली अधिवेशन का वास्तविक अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। लेकिन मदन मोहन मालवीय जेल में बंद होने के कारण अध्यक्षता अमृत रणछोड़ दास अध्यक्ष निभा रहे थे। इस प्रकार 1933 ईस्वी में बात कीजिएगा तो 1933 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन हो रही थी, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय के द्वारा अध्यक्षता करवा दी जाती, लेकिन उनके जेल में बंद होने के कारण श्रीमती नलिनी सेन को अध्यक्षता की आमंत्रण किया गया था। इस प्रकार कांग्रेस के अधिवेशन में 3 महिला अध्यक्ष बनी, जो 1917 के अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में श्रीमती एनी बेसेंट बनी, 1925 ईस्वी कानपुर अधिवेशन में श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी, 1933 के कलकत्ता अधिवेशन में श्रीमती नलिनी सेन बनी थी। इसके बाद 1934 ईस्वी में जाइएगा तो 1934 ईस्वी में बम्बई अधिवेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। 1936 ईस्वी में बात कीजिएगा तो 1936 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन हो रही थी 1936 ईस्वी में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। और इस अधिवेशन में पहली बार समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया था। 1937 ईस्वी में जब अधिवेशन हो रही थी तो फैजपुर हो रही थी। इससे पहले सभी कांग्रेस का अधिवेशन शहर का आयोजन करवाना होता रहा था, शहर में आयोजन हो रही थी, जबकि 1937 ईस्वी में फैजपुर में पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ, और गांव में अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। इसके बाद 1938 ईस्वी में हरिपुरा में करवाई गई, और 1938 ईस्वी के हरिपुरा में जो अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, और इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की गई, और इसी राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना के अध्यक्ष जो बनाया गया जवाहरलाल नेहरू के बनाया गया, जवाहरलाल यानी प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के बनाया गया था। 1938 ईस्वी में आइएगा तो 1938 बता दिया। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी में हुआ, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और इसकी अधिवेशन के अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किया गया था। लेकिन 1939 ईस्वी में बड़ा रोमांटिक की बात है, कहा जाता है कि इधर 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन जो मध्य प्रदेश में हो रहा था, इधर सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे कि हम अध्यक्षता करेंगे, और इधर महात्मा गांधी कह रहे थे कि हम पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्षता करने का आमंत्रण दे दिए हैं, हम पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्षता बनाएंगे।
इधर सुभाष चंद्र बोस अड़िया गए थे और इधर महात्मा गांधी अड़िया गए थे। और इन दोनों में अगर बात कीजिएगा महत्व, सुभाष चंद्र बोस का अलग महत्व था, महात्मा गांधी का भी अलग महत्व था। तो सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी कहे, दोनों मिलकर कहे कि ठीक है, इस पद का जो अध्यक्षता करेगा वही करेगा जो इस अध्यक्ष में चुनाव होगा, और चुनाव जिस निवासी को ज्यादा पड़ेगा वो अध्यक्षता करेगा। तो सुभाष चंद्र बोस अपना प्रचार प्रसार करने लगे, अपने दल में करने लगे कि आप हमें वोट दीजिए। महात्मा गांधी जी ने कहा कि आप हमें वोट दीजिए, पट्टाभी सीतारामैया को बनाया जाए। तो इस प्रकार देखा गया कि अंतिम जीत 203 शायद 203 मत से शायद हार गए थे, जो सुभाष चंद्र बोस को जीत हुई और पट्टाभी सीतारामैया को हार हो गई। लेकिन महात्मा गांधी ने हार पट्टाभी सीतारामैया को नहीं बोले कि ये हमारा हार है, लेकिन महात्मा गांधी जी जो सोच लेते थे वो पूरा करते थे, अपना आत्म समर्पण कर देते, पूरा आत्म झोंक देते थे, जो भी सोच लेते थे वो पूरा झोंक देते थे। देखिए 1920 से 22 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया गया लेकिन असफल रही। 1930 से 34 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाई गई, वो भी असफल रहा। लेकिन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन जब चलाने की महात्मा गांधी जी बात किया गया तो राष्ट्रीय लोग के महत्व जितने भी नेता हुआ करते थे कांग्रेस के, वो चलाने नहीं दिया कि नहीं, हम महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन नहीं चलाने देंगे। असहयोग आंदोलन का अंजाम क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंजाम क्या हुआ, जब इतनी बड़ा संस्था में सहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाई गई थी, जब इसमें महात्मा गांधी कुछ नहीं कर सके तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं कर सके तो भारत छोड़ो आंदोलन में क्या कर सकेंगे। लेकिन महात्मा गांधी कहे कि हम कांग्रेस अगर हमारा साथ नहीं देगा फिर भी हम भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे। अगर आप भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं, अगर हमारा भारतीय कांग्रेस अगर हमारा साथ नहीं देगा तो हम जाके नदी के तरह हम एक मुट्ठी बालू निकालेंगे और एक मुट्ठी से हम जितने कांग्रेस में दल के नेता हैं, हम एक मुट्ठी से बालू से कांग्रेस से बड़ी इमारत खड़ा कर देंगे। इस प्रकार कांग्रेस के लोग को झुकना पड़ा कि कहीं महात्मा गांधी ने कांग्रेस से दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लिया तो हमारा कहीं ना कहीं नुकसान है। और जो महात्मा गांधी सोच लेते थे वो पूरी अंजाम यानी पूरी अपनी ताकत को झोंक देते थे, इस प्रकार हमें आप भी इससे सीख लेना चाहिए कि जब महात्मा गांधी जी अपने देश के लिए कर सकते तो हम एक तो सरकारी नौकरी क्यों नहीं कर सकते, सरकारी नौकरी के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं पूरा आत्मसमर्पण 150% हम क्यों नहीं झोंक दें, 150% हम क्यों नहीं झोंक दें। तो इस प्रकार महात्मा गांधी जितना भी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय कांग्रेस के दल 15 गो नेता के सहयोग से सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता का कार्य का निर्वहन करता था, तो उस 15 गो कार्यकारी को 12 गो को इस्तीफा दिलवा दिया महात्मा गांधी 12 गो को इस्तीफा दिलवा दिया। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के चरणों में गए, कहें कि आप नहीं चाहते हैं कांग्रेस की हम अध्यक्षता करें तो ठीक है, हम कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं करेंगे, हम त्याग देते हैं, पद को त्याग दिया। और पद को त्यागने के बाद जो है इंडियन फॉरवर्ड पॉलिसी यानी फॉरवर्ड कमेटी की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कर दिया गया था। और इस प्रकार जब त्याग दिया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी ने अध्यक्षता बना दिया। इस प्रकार पट्टाभी सीतारामैया को हार हुई थी, उन्हीं को बना देना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं गांधी जी का यहाँ गलती हुई है। गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया ही को बना देना चाहिए था, सीतारामैया ही को बना देना, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। ठीक 1940 ईस्वी में रामगढ़ अधिवेशन जो अब्दुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष हुए थे, और 1940 से 45 ईस्वी के पद पर अब्दुल कलाम आजाद रहे थे, यानी कि सबसे बड़ा कार्यकाल अब्दुल कलाम आजाद ही को थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रही थी जो 1939 से 45 के बीच में। इसी संस्करण के द्वारा 1940 से 45 के बीच में कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। ठीक 1946 ईस्वी में जब हमारा भारत
आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के समय मेरठ में अधिवेशन हुआ रहा था, और जो जेबी कृपलानी था, जेबी कृपलानी हुआ करता था अध्यक्षता। आज़ादी के बाद 1947 ईस्वी में दिल्ली में अधिवेशन हो रहा था और इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद किया था। 1948 ईस्वी में जयपुर अधिवेशन में हुआ रहा था, जो पट्टाभी सीतारामैया 1939 में मत हार गए, और यहाँ 19 जब आज़ाद हो गया तब 1948 ईस्वी में जयपुर अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्षता का ग्रहण कांग्रेस में किया गया था। ठीक 1950 ईस्वी में नासिक अधिवेशन में जो 1950 ईस्वी नासिक अधिवेशन में जो पुरुषोत्तम दास बने थे, 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 पुरुषोत्तम दास बने थे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये बात है कि लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस के बारे में कहा यह था कि कांग्रेस एक अल्प जनसंख्यक है जो सूक्ष्मदर्शी का लोग का प्रतीक है, प्रतिनिधित्व करने वाले संस्था है। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस मरने वाली है और हमें इच्छा है कि हम जब भारत का वायसराय हैं, हमारे भी इच्छा है कि हम उसमें पार्टिसिपेट करें, यानी हमारी इच्छा ये है कि हम उसकी मृत्यु में उसे मदद करें। वही बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में बात कीजिएगा तो कांग्रेस के लिए कहे कि कांग्रेस के पद के लिए भूखे हैं, कांग्रेस के लोग जो है पद के लिए भूखे हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि कांग्रेस के वार्षिक यानी साल में एक बार होती है, साल में एक बार वार्षिक अधिवेशन होती है, तो मेढक के टर करने से साल में एक बार अध्यक्षता हो रही थी, अधिवेशन हो रही थी, सब कुछ भी नहीं होने वाला है। यानी कहने का मतलब है कि बाल गंगाधर तिलक ये ने बोले कि साल में एक बार अधिवेशन से जो मेढक की तरह बरसाती मेढक होता है, तो बरसाती मेढक होने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है कांग्रेस के लिए, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा। लाला लाजपत राय ने कहा कि राष्ट्रीय मेला है, राष्ट्रीय मेला यानी कि राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी है, राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी है। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन कहा था। कहने का मतलब यह है कि अरविंद घोष ने यह कहा था कि कांग्रेस के विषय में यह कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, क्षय रोग से मरने वाली है। इस प्रकार आपका कांग्रेस नामक चैप्टर से मैंने रिवीजन करवा दिया, और आपका कर्तव्य बनता है कि आपको बुक को लीजिए और बुक को रट लीजिए, और रट लीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा, नहीं रटिएगा तो शायद आपका नहीं होगा। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो आप इसे लाइक कीजिए। ऑल द बेस्ट।